लगातार दोबारा उन्हें उम्मीदवार बनाने का काम किया है। और महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी, जीतन राम मांझी जी की हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा जी की रालोसपा और मुकेश सहनी जी की वीआईपी, इन 5 पार्टियों का अलायंस है। और यह अलायंस सिर्फ सियासी गठबंधन नहीं है, यह जनता का अलायंस है, यह सामाजिक समूह का गठबंधन है। और इसलिए जो कमी पिछले चुनाव में रह गई थी, कुछ अफवाह, कुछ बहकावा और कुछ जो कनफुकवा गिरोह है, उसने तरह तरह की भ्रांति फैलाने का काम किया है। तो आपके सामने जो 3 उम्मीदवार हैं, उसमें इस जमहूरी व्यवस्था में आपको चुनना है कि सबसे योग्य कौन है, सबसे बेहतर कौन है। और बेगूसराय के अंदर सभी वर्गों को, सभी जाति समूहों को एक साथ लेकर भाईचारा कायम करते हुए राजनीति को आगे बढ़ाने वाले, क्षेत्र के विकास के लिए, बेहतर भविष्य के लिए कौन सबसे ज्यादा समर्पित होकर, प्रतिबद्ध होकर आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। जिस तरह से संविधान विरोधी काम हो रहा है पूरे देश के अंदर और खास करके बिहार के अंदर, कभी सांप्रदायिक उन्माद लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री बनने के बाद से देखा नहीं गया। मगर पटना की सड़कों पर वोट से जिंदाबाद के नारे लगते हैं। इसीलिए हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा यह चुनाव जो है वोट से बनाम गांधी का है, यह चुनाव कमंडल बनाम मंडल का है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र में है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो भूमिहीन लोगों को 6 से 10 डिसमिल जमीन देंगे। जब हम सत्ता में आएंगे तो ये जो खाने के नाम पर जो अकलियत समाज के नौजवानों की मॉब लिंचिंग होती है, कहीं भी पकड़ के सामूहिक रूप से मारपीट करके सड़क पर उसकी हत्या कर दी जाती है। पहलू खान, अखलाक, जुनैद इस बात की गवाह है कि उनके साथ क्या ज्यादती हुई, उन परिवारों पर क्या गुजर रहा होगा। तो उस मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक सख्त कानून बनाएंगे। हमारे घोषणा पत्र में यह भी है कि जो अनाश्रित, अकेली महिला है, दलित है, अति पिछड़ा है, उनको हर माह 2000 का पेंशन सुनिश्चित करने की बात करेंगे। तो हम किसी के खिलाफ कुछ बिलो द बेल्ट बात करने के लिए आपके बीच नहीं आए हैं, बल्कि सत्ता में जो मौजूदा निजाम है वो तो इस कदर खतरनाक है कि वो लगातार कुछ उद्योगपतियों के हाथों में खेल रहा है। मगर हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम क्या करेंगे, यह बताने के लिए भी हम आपके बीच आए हैं। जब हमारी सरकार बनेगी केंद्र में, तो जो आरक्षण को कुचला जा रहा है, दलित भाइयों, अकलियत भाई, आदिवासी पिछड़े की हकमारी हो रही है, उसको रोकने के लिए आरक्षण के नियमों, प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। वह एक किस्म का ऑफेंस होगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये भी राष्ट्रीय जनता दल का कमिटमेंट है। जब 2021 की जनगणना हो तो वो जातिवार हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह लड़ाई भी सुनिश्चित करने का काम हम लोग करेंगे। हमारी सरकार जब बनेगी तो ये जो भाजपा वाले लोग बखेरा कर रहे हैं सिर्फ ओबीसी की गिनती होगी, तो ये बहुत बड़ा छलावा है। इसलिए हमारे नेता लालू प्रसाद जी ने सड़क पर उतर कर कहा था कि चाहे संयुक्त राष्ट्र में हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दे दो, अर्जी दे दो, वीटो लगवा दो, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। कोई भी दुनिया की ताकत 1931 के बाद जो भारत में जातिवार जनगणना नहीं हुई है, वो 2021 में कराने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हमारी सरकार बनेगी तो सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ये जो किसान सबसे ज्यादा बदहाल हैं, परेशान हैं, वो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था, मोटा मोटी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। इसलिए जो पशुपालक लोग हैं और जो खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं, वो जितनी लागत लगाते हैं उतना भी ऊपर नहीं हो पाता है। इसलिए बीज के दाम, खाद के दाम, पटवन जो है, ये तमाम चीजों के दाम और कृषि उपकरण, इसके दामों में जो है ह्रास हो, उसमें कमी आए, इस बात को भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। फसल का उचित दाम मिले, फसल जो है, अनाज जो है खेत में सड़ नहीं जाए। केला की खेती होती है, पता चलता है एक ट्रक छोड़ के भाग गया है, क्योंकि उसको ले जाने में जितने पैसे लगाने पड़ेंगे उतना वापस नहीं आ पाएगा। तो इसलिए जो देश अपने अन्नदाता
अपनी अन्नपूर्णा की हिफाजत नहीं कर सकता है, उस देश को अपने आप पर गौरव करने का कोई हक नहीं है। इसलिए हम सब लोग देश की सेवा सही मायने में तभी कर पाएंगे जबकि हम लोग जो राजनीति में हैं वो अगर सत्ता में आते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता उनकी किसानों की खुशहाली हो। खेतों और खलिहानों से होकर हिंदुस्तान की खुशहाली का रास्ता गुजरता है। इसलिए हमारे लिए गांव, गरीब और गांधी ये हमारी चिंता और विमर्श के केंद्र में है। इसलिए बेगूसराय की जनता से हम अपील करने के लिए आए हैं कि बहुत सारे लोग हिंदू मुसलमान करने की पूरी कोशिश करेंगे आखिरी 4-5 दिन में, लेकिन उनके बहकावे बुलावे में नहीं आना चाहिए। आपको इकट्ठा रहना है। आपका और हमारा रिश्ता जो है वो बहुत स्वाभाविक रिश्ता है, वो भाईचारे का रिश्ता है, वो बहुत जाति राबता उसमें हम देख पाते हैं। क्योंकि जिस तरह से आपको सताया जाता है उसी तरह से बहुजन समाज को भी सताया जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने के लिए सेना बुलाने का काम किया गया हो, उसकी बात चली हो, लेकिन लालू प्रसाद के साथ ये ज्यादती हुई इस उम्र में, जबकि कई बीमारियों से वो जूझ रहे हैं। एक पुत्र को उनके पिता से मिलने नहीं दिया गया जेल के अंदर, तो लगातार सरकार टॉर्चर कर रही है। उनकी किडनी खराब है, हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है और कई बीमारियों से वो परेशान रहते हैं। शुगर लेवल उनका बढ़ता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर एक बिल्डिंग है हॉस्पिटल में, रिम्स में, और वहाँ पर उनका कोई ट्रीटमेंट होना है तो इतनी दूर भी उनको नहीं ले जाया जा रहा है। कह रहा है कि सुरक्षा का हवाला देके कि नहीं ले जाया जा सकता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अब बताइए लालू प्रसाद जी यहाँ से वहाँ जाएंगे तो सुरक्षा कैसे खतरे में पड़ जाएगी। तो ये सारा खेल चल रहा है। गांधी पर तो राजद्रोह का मुकदमा था, लेकिन वो भी जब बीमार पड़े तो अंग्रेजी हुकूमत में भी इतनी शर्म बची थी कि न सिर्फ 6 महीने 2 साल की कारावास हुई, न सिर्फ 6 महीने के अंदर उनको रिहा किया गया, बल्कि सही जगह पर उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था भी हुई। तो इसलिए आप समझें कि कितनी बेशर्म हुकूमत इस देश में है, कितने खतरनाक लोग सत्ता पर काबिज हो गए हैं। SC ST एट्रोसिटीज का जो एक्ट था उसमें छेड़छाड़ करने की बात हुई। लोगों के रसोई घर में क्या पक रहा है इसके आधार पर उसके साथ लिंचिंग होती है। ये कौन लोग हैं, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे ये तय करने वाला कौन है। और जो लोग ये तय कर रहे हैं, जो 16 सबसे बड़े बीफ के निर्यात के केंद्र हैं, वो 16 के 16 मांस निर्यातक जो हैं वो सब के सब हिंदू ब्राह्मण। गोवा में जाके आप देख लो, नॉर्थ ईस्ट में देख लो, केरल में, त्रिपुरा में जाके आप देख लो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने वाले लोग हैं। क्या जाति के आधार पर वोट मांगा जाएगा, क्या धर्म के आधार पर वोट मांगा जाएगा। जिस लालू प्रसाद को आप जेल में बंद किए हो, वहीं पर वो जो मालेगांव ब्लास्ट में जो जेल में बंद रही हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए उनको बाहर छोड़ा जाता है और फिर दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल से, मध्य प्रदेश की सीट से उनको लड़ाने की बात होती है, बल्कि लड़ाया जाएगा। ये 2 तरह का कानून है इस देश में। इसलिए इस सरकार को बदलने के लिए हमको तनवीर हसन साहब को जिताना है। 40 सीटें हैं बिहार में, 14 सीटें झारखंड में है, यानी कि 543 में से 1/2 सीट का फैसला हम और आप करने जा रहे हैं। और पहले 2 चरणों की सीटों पर यह बुरी तरह से इनकी शिकस्त होने जा रही है। इसलिए बेगूसराय में जो 29 तारीख को मतदान होना है उसमें किसी वोट कटवा के झांसे में नहीं आना है। ये अपने आप को जो कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार बोलते हैं, ये घनघोर रूप से अकलियत विरोधी हैं, ये विशुद्ध रूप से बहुजन विरोधी हैं। जब भी बहुजन के आरक्षण की बात आई, इस लड़के ने खिलाफ किया जेएनयू के अंदर भी। जब भी ये रणवीर सेना जो दलितों का कत्लेआम करते आई है, उस पर ये आदमी चुप रहता है, इसकी जबान नहीं खुलती है। जैसे भाजपा कुछ नहीं बोलता वैसे ये भी, और ये चाचा भतीजा आपस में मिले हुए। इस खेल को आप लोग समझिए, ये अपनी जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और कुछ वोट आपके बीच से आके अकलियत समाज का काट ले ताकि अपने गिरिराज ताऊ को ये जिता सके। इसलिए दोनों की गुप्त रूप से समझौता दोनों का हो गया है ताकि फिर से तनवीर हसन जी का रास्ता रोका जा सके। लेकिन आप याद रखिए कि तनवीर हसन को जिताने का मतलब सिर्फ बेगूसराय के MP को बनाना नहीं है। तनवीर हसन को जिताने का मतलब बेगूसराय से गंगा जमनी तहजीब का एक मजबूत संदेश देना भी है। इसलिए आप लोग किसी भी तरह के बहकावे, किसी तरह के र्यूमर, किसी तरह के कंट्राडिक्शन में नहीं फंसिए और इस बार हर हाल में तनवीर हसन जी को जिताइए। सबसे ज्यादा 5 मुसलमान कैंडिडेट को बिहार के अंदर उतारने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया है।
लालू जी की प्राथमिकता रही है कि अकलियत समाज को भी उसी प्रतिष्ठा, उसी इज्जत के साथ सत्ता में साझेदारी और भागीदारी का हक है। इसलिए सभी वर्गों के लोग आगे बढ़े, सभी वर्गों के लोग शासन, सत्ता, प्रशासन में आए। इसीलिए उन्होंने 6 यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया। राबड़ी देवी जी ने मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय कायम करने का काम पटना में किया। इसलिए जो लोग कभी किसी स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देख पाए थे बहुजन समाज के लोग, वो लोग भी पढ़ सके, इसलिए चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट लेकर वो आए थे। सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल खोलने का काम किया, सबसे ज्यादा ब्लॉक बनाने का काम लालू यादव ने किया। और आज भी महागठबंधन में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के साथ एमपी के टिकट को देने का काम किया, जिसमें 5 राष्ट्रीय जनता दल और 2 कांग्रेस पार्टी ने। इसलिए 5-5 पार्टी का अलायंस है। आप लोग किसी भी तरह से नाली में अपने वोट को फेंकने का काम नहीं करें, बहाने का काम नहीं करें। एक वोट बेशकीमती है और इससे हिंदुस्तान की सियासत की तस्वीर बदलने जा रही है। जो लोग गुंडाई कर रहे हैं, जो लोग छिनताई कर रहे हैं, जो लोग बलजोड़ और मुंहजोड़ हैं, उनको सबक सिखाने का यह चुनाव है। इसलिए जब आप तनवीर हसन साहब को जिताएंगे तो न सिर्फ तनवीर हसन साहब बेगूसराय के एमपी बनेंगे, बल्कि लालू यादव जी के साथ भी न्याय होगा और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और यह देश रहेगा कि टूटेगा, यह संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा। इस देश में दिल्ली के अंदर संविधान के दायरे में रह के हिंदुस्तान की सरकार काम करेगी या नागपुरिया विधान से गर्दनियां देकर सरकार को चलाया जाएगा, इस बात का भी फैसला होने जा रहा है। इसलिए 29 तारीख को सभी लोग आगे सुबह उठकर लाइन में लग जाएं। एक वोट लालटेन छाप के आगे 3 नंबर जो क्रम संख्या है तनवीर हसन साहब का, उसके आगे नीला बटन दबाएं और भारी से भारी बहुमत से तनवीर हसन जी को जिताकर बेगूसराय से एमपी बनाने का काम करें। यही हम आपसे गुजारिश अपील करने के लिए आए हैं। हमारी विनम्र प्रार्थना है, आपसे विनती है कि आप इस बार कोई चूक नहीं करें। और इसीलिए भाई फैजुल हसन जी भी आए हैं, जो साबिक सदर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जिसको सर सैयद अहमद खान साहब ने खोला था। इसलिए हजरत मोहानी के ख्वाब को, अली बिरादरान के ख्वाब को, पीर अली और कयूम अंसारी के ख्वाब को, आप जो है जाकिर हुसैन के ख्वाब को, मौलाना अबुल कलाम आजाद के ख्वाब को पूरा करने का काम करें। और जिस तरह के हिंदुस्तान की तस्वीर वो देखना चाहते थे, हिंदुस्तान तो एक बगीचा है जिसमें हर तरह के फूल खिले, हर तरह के सुमन उस गुलशन में हो, इसी से इस बगीचे की खूबसूरती बढ़ेगी। लेकिन आज जो लोग सत्ता में काबिज हैं, उन लोगों ने पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया है। अरे नशे मन ही के लुट जाने का गम होता तो क्या गम था, नशे मन ही के लुट जाने का गम होता तो क्या गम था, यहाँ तो बेचने वालों ने गुलशन तक बेच डाला। यही हमारा दुख है, यही दर्द है। जो आजादी के सबसे बड़े प्रतीक लाल किले को बेचने का काम किया हो, जो साथ हवाई अड्डे को बेच दिया हो, जो बहुत सारे बड़े बड़े स्टेशनों को बेच दिया हो, जिसने हल जैसी कंपनी को बेच दिया हो, जिसने BSNL का फट्टा बैठा दिया हो, जिसने जेट एयरवेज के कितने हजार कर्मचारी हैं, 20 से 22 हजार, वो सारे के सारे लोग आज उनके परिवार को 2 जून की रोटी में असर नहीं हो सकती है। एक मुश्त उनकी छटनी हो गई है, पूरा का पूरा जेट एयरवेज को ही बंद कर दिया गया है। तो ये लोग अडानी और अंबानी के इशारे पर भारत नाट्यम करने वाले लोग, पहले भी उद्योगपति होते थे, सत्ता के गलियारे में वो लोग घूमते थे, दलाल बेकार किस्म के लोग। लेकिन जनता दल की जब सरकार थी, राष्ट्रीय मोर्चा की, जिसमें पहली बार कोई कश्मीर का अकलियत समाज का आदमी महबूब मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री बने थे इस देश के, और तब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तो आप जानिए कि उस तरह की तस्वीर फिर दोबारा ये लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश में बने। मंडल के खिलाफ ये कमंडल निकालने वाले लोग हैं, ये दंगा फसाद फैलाने वाले लोग हैं। लेकिन जिस तरह से आजादी के बाद महात्मा गांधी देश की राजधानी में आजादी का जश्न नहीं मनाकर बंगाल के अंदर जो दंगा भड़काने का काम यही सब लोग अगलगुआ लोग कर रहे थे, तो नोआखली में जाके शांत करा रहे थे। उसी तरह से भागलपुर दंगे में जिस तरह से हमारे भाईचारे को कुचलने का काम किया गया, आपस में नफरत बोने का काम किया गया, उसके बाद जब लालू प्रसाद ने सत्ता संभाली तो बिहार के अंदर एक भी दंगा होने नहीं दिया। हाँ, सीतामढ़ी में जरूर इन लोगों ने भड़काने की कोशिश की, तो लालू प्रसाद भी गांधी जी की तरह कोई जश्न नहीं मना रहे थे। एक अने मार्ग में
कोई आराम नहीं फरमा रहे थे, बल्कि सुबह सुबह भिनसरवा में उठकर अपना उड़न खटोला उड़ाया और सीतामढ़ी में डीएम के उठने से पहले पहुंच गए और वहां पर अपील की कि हमने सुना है यहाँ पर पिछड़े वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं और ये लोग लगातार मुसलमान भाइयों के यहाँ जाकर उपद्रव कर रहे हैं, तो सुन लो ए जादवों, ए पिछड़ों, तुम्हारा और इनका रिश्ता भाईचारे का रिश्ता है, मुरादत का रिश्ता है, एतमाद का रिश्ता है, परस्पर मोहब्बत का रिश्ता है। इसलिए तुम लोग अपने घर से जो लोग जिसके यहाँ गाय पलती है दूध लेकर जाओगे मुस्लिम भाइयों के यहाँ, वहां जाकर सेवई बनवाओगे भी, बनाओगे भी, खाओगे भी, खिलाओगे भी। ये हमारा आपका रिश्ता है। उसी रिश्ते को कुचलने का काम ये लोग कर रहे हैं। और एक बात मैं दोहराऊं, चाहे अकलियत समाज का आदमी क्यों ना हो, चाहे वो जादव क्यों ना हो, चाहे दलित क्यों ना हो, अगर कोई संघ के साथ खड़ा है तो वो आपका और हमारा आदमी नहीं हो। हुकुमदेव नारायण यादव हमारे आदमी नहीं हो सकते, राम कृपाल यादव हमारे आदमी नहीं हो सकते, नित्यानंद राय हमारे आदमी नहीं हो सकते, और जो भाजपा के प्रभारी हैं राजस्थान से चल के आए हुए भूपेंद्र यादव हमारे आदमी नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह से आज के डेट में रामविलास पासवान जी हमारे आदमी नहीं हो सकते। जब तक थे हमारे साथ तो थे, हमने बड़ी इज्जत की, वो तो लीडर ऑफ द हाउस थे लोकसभा के अंदर, जो देवेगौड़ा और गुजरात की सरकार चल रही थी, रेल मंत्री थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी को ये दंगाई बलवाई के साथ जाके मिटा दिया। वो कहते थे गुजरात में ऊना की जो घटना हुई वो मामूली घटना है। जिस आदमी ने नरेंद्र मोदी के दंगे के खिलाफ इस्तीफा देने का काम किया और जब पाकिस्तान गए तो फिर जाकर कहा कि मैं वही आदमी हूं जिसने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। आज बताइए उसी नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में जाके शामिल हो गए। तो हमारे आपके बीच के ही लोग हैं जो लड़ाई को कमजोर करने का काम करते हैं, जो बीच में छुरा भोंकने का काम करते हैं, और हमारे आपके समाज के बीच रहकर नेता बन जाता है और फिर हमारे आपके बीच की लड़ाई को बेचने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। हमारे नेता जो होंगे, हमारे आदर्श तो हजरत मोहानी हो सकते हैं, हमारे आदर्श तो मौलाना आजाद हो सकते हैं। हमको इंस्पिरेशन ही लेना होगा, प्रेरणा ही लेना होगा तो जाकिर हुसैन से लेंगे। ये कौन लोग हैं जो इस तरह से हमारे आपके बीच वोटों का बंटवारा करना चाहते हैं? और ये कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि हम फांसीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनको फांसीवाद तब नहीं समझ में आ रहा था जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, और तब जब महागठबंधन पूरी मजबूती से बिहार में लड़ रहा था, ये सारे लोग अकेले अकेले चुनाव लड़ रहे थे। 98 में से सीपीआई के 96 एमएलए कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। ये जो सीपीएम है उसके भी एकमात्र कैंडिडेट की जमानत बची, जमानत जब्त हो गई। और ये लोग फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई एक अकलियत समाज के उम्मीदवार की कुर्बानी की कीमत पर लड़ना चाहते हैं। हम वैसी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। हम फांसीवाद को हराएंगे तो पूरी तरह से सेकुलरिज्म के पक्ष में रह के तनवीर हसन को जिताकर एक संदेश देने का काम करेंगे, और उससे फांसीवाद हारेगा। फांसीवाद इससे नहीं हारता है कुशवाहा हॉस्टल में दरिंदगी हो जाए और आपके बयान तक नहीं है। फांसीवाद इससे नहीं हारता कि आरक्षण पर हमला हो और आपकी जबान सिल जाए। फांसीवाद इससे नहीं हारता कि आदिवासी बेघर होने लगे और आप मुंह में पान डाल दें। फांसीवाद इससे नहीं हारता कि रणवीर सेना दलितों का कत्लेआम करे और न भाजपा उस पर बोले, न कम्युनिस्ट पार्टी का ये उम्मीदवार उस पर कुछ बोले। ये गठजोड़ है, ये जात का गठजोड़ है। ये अपने चाचा को जिताने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस आन बान और शान जो बेगूसराय की रहे हैं, पिछले 24 साल से मिलसी रह के काम किया तनवीर हसन साहब ने, उनको जिताइए तो एक बड़ा भारी संदेश देश और दुनिया में जाने वाला है। इस बेगूसराय के लोगों से हम यही अपील करने के लिए आए हैं। उम्मीद है कि आपने हमारी सुनी तो हमारी मानेंगे भी, और हमसे ज्यादा चिंता बेगूसराय की आपको है। आप ज्यादा यहाँ की मिट्टी के बारे में जानते हैं कि कौन लोग इसकी सौंधी भाग को बरकरार रखेंगे और कौन लोग यहाँ तेजाब डालने का काम करेंगे। इसलिए आपसे अंत में हम यह निवेदन करें कि 29 तारीख को पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव में जो वोट का प्रतिशत